अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 जनवरी 2024 को जब पूरी दुनिया में नए साल को शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, तब जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही खतरनाक ज़लज़ला आता है। This Monday night, powerful earthquakes jolting Japan. The whole room was shaking. The deaths, the devastation. Good evening and thanks for joining us. A powerful 7.6 magnitude earthquake has rocked central Japan, killing at least 6 people, with many more feared dead. The quake struck just after 4 p.m. local time. Dozens of buildings collapsed, trapping people inside. ये इकलौता अर्थक्वेक नहीं था, इसके फौरन बाद कई छोटे बड़े ज़लज़ले देखने को मिले। टोटल में 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक दिन के अंदर आए। इसकी वजह से समंदर में तकरीबन 1 मीटर ऊंची वेव्स उठी, जो जापान के वेस्ट कोस्ट के साथ जाके लगी। जापान की मीटेरोलॉजिकल एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी डिक्लेयर करी थी। हालांकि वार्निंग को बाद में डाउनग्रेड कर दिया गया था, लेकिन अर्थक्वेक से ही बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल डैमेज देखने को मिला था। दर्जनों बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी, हजारों घरों के अंदर बिजली चली गई थी, कई जगह आग की लिफ्टों में गिर गई और एज ऑफ 2 जनवरी 55 लोग मर चुके थे। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा का कहना है कि ये जो सिचुएशन है, ये एक बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हैं उनको निकालने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 जनवरी को एक और हादसा देखने को मिलता है इसी मुल्क के अंदर। जापान एयरलाइंस का प्लेन टोक्यो के एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग की लपटों में गिर जाते हैं। जापान कोस्ट गार्ड का यह हवाई जहाज अर्थक्वेक के अंदर फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरे जहाज के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो फॉर्चुनेटली इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं टाइमली, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 39 साल के प्लेन कैप्टन जो इकलौते वहां से बचकर निकल जाते हैं। यहाँ पर 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि जापान में इतना सारे सुनामीज और अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये कि जापान इन डिजास्टर्स से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और मुल्क के अंदर आया होता तो शायद हजारों की तादाद में लोग मारे जाते वहां पर। जापान में डेथ टोल 100 से भी नीचे है एज ऑफ नाउ। कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीजों से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। With surreal and scary sights like this road cracking open, many in Japan started the new year with a series of strong earthquakes. It is quite scary. This tourist in Japan's Hakuba Valley says he's thankful to be safe. The whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. According to the Japan Meteorological Agency, more than a dozen quakes struck in the Sea of Japan near Ishikawa, prompting tsunami warnings for the length of the country's western coast. हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक या नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं नक्शे के अंदर। जापान में एक नोटो पेनिनसुला का रीजन है। पेनिनसुला क्या होता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोई भी ऐसी जमीन जिसके तीनों अतराफ में पानी होता है। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट साइड में मौजूद है सी ऑफ जापान। जापान के कैपिटल टोक्यो से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है ये एरिया, लेकिन फिर भी इस अर्थक्वेक के असरात को टोक्यो के अंदर भी फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल जो है कि जापान के अंदर ही इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी नक्शे के अंदर ही छुपा है। इस नक्शे को देखिए, यह है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ये जमीन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो अर्थ के क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। जमीन की कोर में जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं। तो ये 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं साल भर साल। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो जो मुल्क, जो एरिया इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं, वहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान मुल्क की खास बात यह है कि वो एक ऐसी लोकेशन पर सिचुएटेड है जहां पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रही हैं आपस में। द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ी वजह है जापान में इतने ज्यादा सारे अर्थक्वेक्स देखने के पीछे। अब यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक खास बात है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बुलाते हैं, क्योंकि दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा वोल्केनोस भी यहीं पर देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक यही चीज बाकी प्लेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जो मुल्क इनकी बाउंड्रीज पर मौजूद है वहां पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इन अर्थक्वेक्स। जैसा कि आप इंडिया के ऊपर की ये बाउंड्री देखोगे, इंडियन प्लेट और यूरोशियन प्लेट की इस बाउंड्री को देखोगे, ये नेपाल के पास से होती हुई गुजरती है, जहां पर हिमालय की पहाड़ियां हैं। और यही वजह है कि नेपाल में बहुत भयानक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इसको कंपेयर करो आप ऑस्ट्रेलिया, रशिया और यूरोप जैसे रीजन से, जहां पर रेयरली ही कोई
अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। आखिरी बार कब सुना था आपने ऑस्ट्रेलिया में किसी भयानक अर्थक्वेक के बारे में? ऐसा नहीं है कि वहां पर अर्थक्वेक्स आते नहीं हैं, लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन्स मौजूद होते हैं वहां इन अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और अगर आते भी हैं तो वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते। और उसके पीछे वजह यह है कि इन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं, और कई बार ये बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड करती हैं तो उनका असर बीच में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में किस तरीके से टकराती हैं उनकी बेसिस पर अलग अलग बाउंड्रीज बन सकती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब एक प्लेट टकराकर दूसरे के नीचे घुस जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जब पैरेलली दो बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इनमें कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म वाली बाउंड्रीज में सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं। और जो पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, और उसके अंदर भी एक सब टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में जब एक प्लेट दूसरे से टकराती है तो वो बिल्कुल ही दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है, क्योंकि इस टाइप के कोलिजन में जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वो बिल्कुल ही इसके नीचे घुस जाती है और मेटल के अंदर चली जाती है। और ऐसा जब होता है ना, डायग्राम में देखो, समंदर के अंदर एक गड्ढा सा बन जाता है उन दोनों बाउंड्रीज की वजह से, और इसको ट्रेंच कहा जाता है। समंदर के अंदर ये ट्रेंचेस अक्सर समंदर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। अपने आसपास के सी बेड से ये 3 से 4 किलोमीटर ज्यादा गहरे हो सकते हैं। जमीन का जो सबसे गहरा पॉइंट है समंदर के अंदर वो मारियाना ट्रेंच है। वो भी एक ट्रेंच है जो 10.9 किलोमीटर गहरा है। मारियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप जो है वो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन है। इसके बारे में तो आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप शायद ना जानते हैं वो ये है कि जापान मुल्क के साथ भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच है जिसको जापान ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ पर भी समंदर 8.4 किलोमीटर डीप है। दुनिया में ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जो इतने गहरे समंदर के बिल्कुल पास मौजूद हैं। इस नक्शे को देखिए, ये मैप आपको दिखाएगा कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर समंदर की गहराई कितनी ज्यादा है। जितना लाइट कलर समंदर की डेप्थ उतनी ही कम है, जितना डार्क कलर उतना ही ज्यादा गहरा है समंदर। ज्यादातर मुल्कों के आसपास देखो, इंडिया के जो कोस्ट लाइन्स हैं, अफ्रीका की कोस्ट लाइन्स, साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन्स, लाइट कलर मौजूद है। लेकिन जूम करके अब जापान के पास देखो, जापान के राइट साइड में कितना बड़ा डार्क एरिया मौजूद है। यहाँ पर यह है जापान ट्रेंच, और इसी के ऊपर से ही गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही यहाँ पर इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ पर इतना गहरा समंदर मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा तादाद पाई जाती है, और इसी वजह से सुनामीज अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान का ही मुल्क। जापान की कोस्ट लाइन इस ट्रेंच के बहुत करीब है, और यही वजह है कि सुनामीज को बहुत कम ट्रैवल करना पड़ता है जापान के एरियाज तक पहुंचने के लिए, और इसी वजह से वार्निंग्स के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं होता उनके पास। और यही वजह है कि सुनामीज से सबसे ज्यादा खतरा भी जापानीज को होता है। और ये जो वर्ड है सुनामी, ये भी एक्चुअली में जापानीज लैंग्वेज से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर और नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हो गया उर्दू में बंदरगाह। क्योंकि जापान में इतने सारे सुनामीज देखने को मिले तो ये वर्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, और वहीं से ही लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही होते हैं, और दुनिया के 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पर पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है, तारीख में हमेशा ही जापान का मुल्क जो है वो डेंजर जोन के अंदर रहा है। लेकिन शायद इसी वजह से जापान हमेशा आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर को कंट्रोल करने में। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट अर्थक्वेक प्रूफ स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट वाला है ताइशिन स्टैंडर्ड। इसमें एक रिक्वायरमेंट बताई गई है कि एक मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग्स के पिलर्स की, दीवारों की, बीम्स की, ताकि जब अर्थक्वेक आए और शेकिंग देखने को मिले तो बिल्डिंग रेजिस्ट कर पाए उस चीज को। दूसरा है ताइशिन स्टैंडर्ड, जो ऊंची बिल्डिंग्स के लिए रिकमेंड किया जाता है ज्यादातर। यहाँ पर इनको कहा जाता है कि डैम्पर्स लगाओ, जहाँ पर अर्थक्वेक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। मतलब बिल्डिंग की जो फाउंडेशन खड़ी हुई है उसके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के मैट्स लगाओ। ये रबर के मैट्स अक्सर अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन इससे भी स्ट्रिक्ट एक तीसरा स्टैंडर्ड है इनका, जो सबसे एडवांस स्टैंडर्ड है, मेनशीन स्टैंडर्ड, जिसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबर की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हिले जमीन के कंपैरिजन में। ग्राउंड हिल रहा है तो जमीन स्टेबल रहे। टोक्यो शहर में मौजूद ये आइकॉनिक टावर स्काईट्री नाम से, इसमें भी ये स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये पूरे शहर की वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। जब 2011 में सबसे ज्यादा भयानक तोहोकू अर्थक्वेक आया था, 9.0 मैग्नीट्यूड था उस अर्थक्वेक का। दूसरी तरफ सुनामी से बचने के लिए भी बहुत सारी तरकीबें अपनाई हैं जापान में, हालांकि वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितनी अर्थक्वेक वाली सक्सेसफुल है। इन्होंने सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं, ढेर सारी पेड़ों की प्लांटेशन करना सुनामी की ताकत को रोकने के लिए। कोस्टल डाइक्स बनाई हैं जो कि कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। ये बड़ी ही लंबी लंबी पत्थरों की बनी चीजें, ये डाइक्स काफी महंगी होती हैं बनानी, लेकिन सुनामी का इम्पैक्ट कम करने में बहुत ही सक्सेसफुल रहती हैं। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए हैं। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और सुनामी का ज्यादा खतरा होता है और लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता इवैक्यूएशन का,
तो वो लोग इन टावर्स पर चले जाएं। यहाँ एक हाई पॉइंट पर पहुंचकर वो सुनामी से बचे रहेंगे। इन्होंने अपने वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। इवैक्यूएशन ड्रिल्स की जाती हैं यहाँ पर। लोकल लोगों को रेगुलर ड्रिल्स कराई जाती हैं कि सुनामी के केस में यहाँ पर कैसे बचना है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। और फाइनली इन्होंने समंदर के पास दीवारें बनाई हैं, सी वॉल्स। जापान की 22,000 लंबी कोस्ट लाइन है, जिसका 40% हिस्सा सिर्फ इन कंक्रीट सी वॉल से गिरा हुआ है। लेकिन ये दीवारें अनफॉर्चुनेटली हमेशा काम नहीं करती, जैसे कि 2011 में हुआ। इस वीडियो को देखिए। ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था वो जापान की तारीख का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था, और इसी सुनामी की वजह से फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी देखने को मिला। न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए थे, जिससे रेडिएशन रिलीज हुई जो कि पूरे पैसिफिक ओशन के ऊपर फैली थी। 2011 का यह अर्थक्वेक और सुनामी जापान की तारीख में सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है। इसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इसके बाद इनकी गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया। थैंकफुली इस साल का डिजास्टर इतने ज्यादा खतरनाक और जानलेवा नहीं था। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसराइल और फलस्तीन वार वाला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।